आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। हाथरस गैंगरेप को लेकर लगातार वहां प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले स्वरा भास्कर भी पहुंची थी और उन्होंने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी भी वहां पर मौजूद है, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर में प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले मौजूद थी और वो भी यूपी सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर लेती हुई देखी गई। तो लगातार जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। पुलकित है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जंतर मंतर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त जंतर मंतर पर हैं और लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है यूपी की योगी सरकार पर, प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और अब लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। सीधे तौर पर यह मांग है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। आखिरकार क्यों इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं? क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्यों महिलाओं के खिलाफ इस तरह से मामले सामने आते जा रहे हैं? इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय हजारों की संख्या में लोग हैं जो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस कांड पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और हाथरस कांड पर उन्होंने लिखा है कि माताओं बहनों के सम्मान को क्षति पहुंचाने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर संकल्पबद्ध हैं। ये हमारा संकल्प है, वचन है। ये ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार हाथरस के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, हाथरस के डीएम पर सवाल उठ रहे हैं, हाथरस के एसपी पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। उसके बाद पुलिस का ढुलमुल रवैया रहा और अब जब मीडिया इस घटना को रिपोर्ट करने के लिए, पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए जाना चाहता है तो उनको जाने से रोका जा रहा है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक गांव में किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूपी सरकार, क्या हाथरस प्रशासन कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं हाथरस प्रशासन पर, क्योंकि कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हाथरस के डीएम प्रवीण लक्षकार पीड़ित के परिजनों को लगभग धमकाते हुए अंदाज में बात करते हुए दिखे थे। वो कह रहे थे कि मीडिया तो कल परसों चला जाएगा, हमको यहीं रहना है। इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाथरस प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है? क्या पुलिस की ओर से किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? क्यों पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया? क्यों किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों पीड़ित परिवार को अपनी बात कहने का हक नहीं है? जब मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है पीड़ित परिवार से, तो किसी को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या किसी तरह का कोई दबाव पीड़ित परिवार के ऊपर बनाया जा रहा है? इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं उनका समूल नाश होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की लापरवाहियां क्यों होती हैं? क्योंकि यूपी में अकेले ये सिर्फ हाथरस का मामला नहीं है। यूपी में हाथरस के बाद कई और मामले सामने आए हैं। बलरामपुर में मामला सामने आया, बागपत में मामला सामने आया, आजमगढ़ में मामला सामने आया। एक के बाद एक कई मामले सामने आते गए। और सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं है, यूपी सरकार के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल है, यूपी के एडीजी पर भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि रेप नहीं हुआ है। किसी भी तरह के रेप से, गैंगरेप की बात से उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि रेप के लिए शरीर में शुक्राणु मिलना जरूरी है। ये सवाल है कि क्या वाकई में ऐसा है? रेप हुआ या नहीं, ये कौन साबित करेगा? क्या यूपी पुलिस पीड़िता के खिलाफ है? क्यों इस तरह के बयान दे रही है यूपी पुलिस? क्या सरकार की छवि को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या इसीलिए जो यूपी पुलिस है वो आरोपियों का समर्थन कर रही है और ये कह रही है कि किसी तरह का कोई गैंगरेप नहीं हुआ है? क्या पुलिस का काम पीड़ित को झूठा साबित करना है, जबकि वो मरती हुई लड़की, उस मरती हुई लड़की ने कहा था कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ गैंगरेप हुआ है? क्या किसी मरती हुई लड़की का ये बयान, ये कह देना काफी नहीं है? क्यों अब इस मामले में लापरवाहियां बरती जा रही हैं और अफसर ये कह रहे हैं किसी तरह का कोई गैंगरेप इसमें नहीं हुआ है, हाथरस में रेप नहीं हुआ? ये कहकर यूपी पुलिस के बड़े अफसर क्या साबित करना चाह रहे हैं?
क्या पीड़िता का सच झुठलाने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस? क्या प्रशांत कुमार के झूठ पर उन्हें पद से नहीं हटा देना चाहिए? तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें यह हो सकता है कि कई पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हो सकता है कि डीएम पर कार्रवाई हो, एसपी पर कार्रवाई हो। अब सवाल यह है कि इस तरह के जो मामले होते हैं, रेप के मामले होते हैं, उसमें कानून क्या कहता है? रेप साबित करने के लिए स्पर्म का पाया जाना जरूरी नहीं है, यानी कि जो दलील यूपी पुलिस की ओर से दी जा रही है वो ऐसा नहीं है कि वो जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रेप प्रूव नहीं होता है। पीड़िता अगर मेडिकल ना कराना चाहे तो उसको किसी तरह से कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। मेडिकल नहीं कराने के आधार पर आरोप खारिज नहीं हो सकते हैं, यानी कि यहां पर जो पीड़िता है उसकी गवाही अहम हो जाती है। जिसने बिल्कुल ऐन वक्त पर कहा था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, तो यही वो गवाही है जिसके आधार पर यूपी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। सरकारी अधिकारी अगर लापरवाही करेगा तो सजा और जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि इस मामले में अगर लापरवाही होती है किसी भी स्तर पर, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, पुलिस के स्तर पर हो, तो जो कोई भी लापरवाही करने वाला है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब आपको यह बताते हैं कि रेप के मामलों में कहां कितनी सजा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाकी देशों की अगर हम बात करें तो क्या सजा है रेप के मामलों को लेकर, वो हम आपको बता दें। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अब हम आपको यह बता दें कि कौन कौन अफसर हैं इस वक्त रडार पर जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। प्रवीण कुमार जो कि हाथरस के डीएम हैं, ये वही प्रवीण कुमार हैं जो कि पीड़िता के घर जाते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, उनको धमकाते हैं कि आज मीडिया है, कल चला जाएगा, 2-4 आज चले गए, 2-4 कल चले जाएंगे, लेकिन हमको यहीं रहना है और तुमको हमारे साथ रहना है। तो इस तरह से लगभग धमकाते हुए अंदाज में नजर आए थे और इसी के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्यों धमकाया जा रहा है, क्यों दबाव में लिया जा रहा है पीड़िता के परिजनों को, उनकी मदद करने के बजाय उनको क्यों डराया धमकाया जा रहा है, उनको क्यों मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनको क्यों घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसके अलावा हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, प्रकाश कुमार जो कि हाथरस के एसपी है, वो तमाम अफसर हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं कि लापरवाहियां बरती गई और अगर लापरवाही नहीं बरती जाती तो शायद इस तरह की वारदात न होती और इस तरह की वारदात का खुलासा बहुत जल्दी हो जाता। और अभी जो ये सब कुछ कहा जा रहा है कि गैंगरेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब चीजें ना होती और पीड़िता को इंसाफ के लिए अब देश भर में मांग उठ रही है। पुलकित हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं, वो जंतर मंतर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पुलकित और आदित्य दोनों। आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले बताइए, आपके पीछे बहुत शोर दिख रहा है। जी देखिए, मैं आपको एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको आसपास का दृश्य दिखाए और उसके बाद हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे बृंदा कराड़ से। यहाँ पे सीपीआईएम से लेके कांग्रेस पार्टी से लेके कितने सारे ऐसे ऑपोजिशन पार्टीज और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अलग क्रम ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में जुड़ चुके हैं। तो इसी में हम बात करेंगे बाकी लोगों से। कैमरा पर्सन से कहता रहूंगा कि आपको दृश्य दिखाए। बृंदा मैम आपसे एक बात हो सके मैम, जस्ट वन कमेंट मैम, कहीं ना कहीं यूपी में जो ये पूरा हादसा हुआ हाथरस में, इसमें ये पता चला है कि मे बी दी रूलिंग गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग जो वहाँ की रेपिस्ट है। तो ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या वहाँ की जो सरकार है वो एक तरीके से सपोर्ट कर रही है रेपिस्ट को, इसमें कुछ कहेंगे? एक तरीके से, पूरे तरीके से खुलकर, ब्लेटेंटली, ब्रेजनली, फ्रॉम डे 1 जब से ये रेप हुआ है तब से। क्यों? क्योंकि ये अत्याचार प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर का कोई संविधान नहीं है, ये आदित्यनाथ का जाति कोड लागू है उत्तर प्रदेश में। और लड़की के अपराध क्या थी? वो दलित, वो गरीब और वो लड़की। और इस सामाजिक मोड़ पर जो मेड इन इंडिया है, यूनिक है इंडिया में, शेम ऑन दिस गवर्नमेंट। मैम बट ऐसा क्यों होता है कि देश में अब रेप जो है रादर देन एन एक्ट ऑफ वायलेंस एक टूल बन चुका है, एक इंटिमिडेशन का ही सही कैसा भी एक टूल बन चुका है देश में? तो हमेशा ही था टूल। सवाल है सरकार किस लिए बैठी है, मोदी और अमित शाह किस लिए बैठे हैं? वो टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? आदित्यनाथ को फोन करते हैं, एक्शन लो।
अरे आदित्यनाथ पर एक्शन होना चाहिए। There has been silence from the BJP top to bottom ये पूरे मामले में। देखिए, जो भी रेप हुए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का एमएलए सेंगर स्वामी चिन्मयानंद, जितने भी बीजेपी के लोग अपराध करते हैं, आपने कभी सुना कि कोई भी बीजेपी के लीडर एक शब्द बोले? क्यों? क्योंकि वो जाति प्रथा में अपराधियों का बचाव के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए नहीं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे कह रही थी कि रेप जो है वो अब धीरे धीरे एक टूल बन चुका है और कहीं ना कहीं ये अब पूरे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। और ये आपसे नहीं, ये बहुत टाइम से, बहुत सालों से, बहुत पूर्वजों के जमाने से हमारे देश में ये एक दिक्कत है और महिलाओं की सम्मान एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलकित कहते हैं ना कि अति हो गई है, अब अति हो गई है। सिर्फ एक रेप केस नहीं हुआ अभी हाथरस में, हमने यूपी में देखा कई सारे 3, 4, 5 मामले एकदम से सामने आ गए और पूरे देश के कई हिस्सों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो और आज जो ये एक लोगों के बीच में एक विरोध देखा जा रहा है, एक आक्रोश देखा जा रहा है, वो यही है कि इस तरह की घटनाएं अब रुकनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर चाहे आपको किसी भी स्तर पर जाकर कार्रवाई करनी पड़े, आपको बड़े बड़े अफसरों को सस्पेंड करना है, निलंबित करना है, करो, लेकिन इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद मैं पहली बार फिर देख रहा हूं कि एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दल, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं जनता मंच पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर। आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरीके से पूरा जंतर मंतर भर चुका है लोगों से, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से। इसके अलावा बहुत सारे आम लोग हैं जो अपनी नाराजगी यहाँ दर्ज करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग साउथ दिल्ली से आए। ये गुस्सा जो आपको यहाँ लेके आया जंतर मंतर पर? जी, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। काफी नाराजगी है क्या जो यूपी में हुआ जिसकी वजह से आप यहाँ आई? बहुत नाराजगी है जी। मैं एक लड़की हूँ, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, मुझे भी डर लगता है। और जिस तरह की गवर्नमेंट है, माइनॉरिटीज पे हमला कर सकते हैं, तो आई एम ऑल्सो अ माइनॉरिटी। डर भी लगता है। आप दिल्ली से हैं, यूपी की जो घटना आपने देखी या जो लगातार निर्भया के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हें देखकर डर भी लगता है? बहुत डर लगता है। इंडिया बहुत खतरनाक जगह होती जा रही है और बस लग रहा है कि कुछ करके, पढ़ लिख के, पावर अचीव करके इस देश को बेहतर बनाना है। ये डर आप देख लीजिए और तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम लोग बैठकर हाथों में बैनर लेकर अपना विरोध जता रहे हैं यूपी की उस घटना पर जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मौत हुई और उसके बाद में प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई वहां करता हुआ दिखाई दिया, वहां के डीएम जिस तरीके का बयान देते हुए नजर आए, उसे लेकर ये रोष पूरे के पूरे जनता मंतर पर दिख रहा है। आप देखेंगे कि तमाम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी, तमाम लोग तो यहाँ पर है ही। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप यानी कि किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो पहुंचे हैं यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करने के लिए। और यही तस्वीरें 2012 में निर्भया के गैंगरेप के बाद भी देखी गई थी कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा बढ़ा और तमाम आम लोगों ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। वही तस्वीरें आज फिर से दिख रही हैं। जी बिल्कुल। और पुलकित ऐसा नहीं है कि इस मामले में सरकार की बहुत ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है। सरकार की सक्रियता सिर्फ इसलिए दिख रही है कि भाई मीडिया ना पहुंच जाए पीड़ित परिवार तक, या पीड़ित परिवार मीडिया तक ना पहुंच जाए, ताकि उनकी बात सामने आ सके, ताकि वो ये बता सके कि कैसे उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आदित्य के पास हम चलें। आदित्य बात कर रहे हैं किसी से। हाँ, उसको एक अच्छे भविष्य को खोजने की, बनाने की, संवारने की ताकत दे। मैं वापस सवाल यहाँ रिपीट कर दूं। मेरे साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि अगली बार अगर 2023 में अगर सपा की सरकार आती है तो क्या आप अश्योर करते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्योंकि इससे पहले भी आपकी सरकार थी, तभी भी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। 2022 में जनता आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पहचान करके उनकी सरकार को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली है।
और जो नई सरकार आएगी उस सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बेटी को सुरक्षा का भाव दे, समाज में बेटियों की सुरक्षा के लिए एक निरंतर मुहिम चला के रखे, हर थाने में ऐसी व्यवस्था रखे कि अगर किसी बेटी के साथ हल्का सा भी अन्याय होता है तो पूरा सिस्टम उस बेटी के साथ खड़ा हो, उसके खिलाफ न खड़ा हो। आज अखिलेश यादव इस बात पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि बेटियों के साथ खड़े, दलितों के साथ खड़े हैं, और जब अगर आपकी सरकार आती है अगली बार तो कोई भी किसी भी तरीके की अट्रॉसिटी यूपी में देखने को नहीं मिलेगा, ये आप अश्योरिटी दे रहे हैं। आज हमारे इंडिया न्यूज पे आप अश्योरिटी दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश को आगे ले जाने का एक ही तरीका है, जिसको जनता चुनती है उसे बेटियों को सुरक्षा देनी पड़ेगी, उसे बेटियों को अच्छा भविष्य देना पड़ेगा। इंडिया न्यूज पे आप ये अश्योरिटी देती है कि अगली बार अगर आपकी सरकार आई, सपा की सरकार आई तो ठीक है, मैं इस वक्त पुलकित के पास चलूंगा। पुलकित भी जंतर मंतर पर मौजूद है। पुलकित, अभी वहां पर क्या है इस वक्त, किस तरह से विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है? और मुझे लगता है आक्रोश शायद इस बात को लेकर भी होगा कि पीड़िता ने तो अपनी जान गंवाई ही, लेकिन किस तरीके से अब इस केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं, और फिर उसके बाद परिवार वालों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा ताकि वो बात ना कर सकें, वो सच्चाई ना बता सकें, वो ये ना बता सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है और कैसे उनको दबाव में लिया जा रहा है। देखिए, सोमनाथ भारती हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक, और इन्हीं से जान लेते हैं कि ये विरोध की जो तस्वीरें हैं इन्हें देखने के बाद क्या कहेंगे आप? यूपी में जो कार्रवाई हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? जो डीएम ने का बयान आया, जिस तरीके से वो परिवार को धमकाते हुए दिखाई दिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद लिया, ये कहेगा कि मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, और उस नारे को भाजपा के हर नेताओं ने अपनाया था। मैं हूं चौकीदार कहां है आज? बेटियों का हो रहा है बलात्कार, कहां है ये चौकीदार? और बात डीएम की नहीं है, बात एसडीएम की नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का खेल है, ये मोदी का खेल है। इनको शर्मसार होना चाहिए, डूब मरना चाहिए। इनके शासनकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है और दलित सुरक्षित नहीं है। खास करके इन्होंने ठाकुरों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए जातिवाद का ये हंगामा खड़ा किया। तो आपका राजनीतिक आरोप है ना, जो तस्वीरें दिख रही है? राजनीतिक आरोप नहीं है जी, जो उन्होंने काम किया है पूरी मानव जाति पर कलंक है। ये कलंक करने वाला, भारत को बदनाम करने वाला जो कांड किया है योगी ने अपने यूपी के अंदर। चलिए, नाराजगी, और आम आदमी पार्टी के विधायक थे सोमनाथ भारती। साथ में आप तस्वीर देख लीजिए कि कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा, कितना विरोध जंतर मंतर से दिख रहा है। और यहाँ जो लोग पहुंचे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन सवाल सिर्फ यूपी में जिस तरीके से एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद में प्रशासन का जो रवैया है उस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो जंतर मंतर की ये सड़क है एक बार फिर से लोगों से खचाखच भरी हुई है, महिला मुद्दे के बिल्कुल पुलकित, नाराजगी है, लोगों के बीच आक्रोश है, लोगों का खून उबाल मार रहा है और वो यही मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित करो, ऐसा कानून बनाओ। कुछ पुलिस का इकबाल, सरकार का इकबाल इतना बुलंद हो कि इस तरह की हरकतें करने की कोशिश ही ना करें। लेकिन जैसे